दोस्तों, यदि आप 67th बीपीएससी पीटी, बिहार सीडीपीओ अथवा बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। करंट अफेयर्स से संबंधित इस पूरी सीरीज में जनवरी 2021 से महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया जाएगा, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 में पहली बार किस रूप में पेश किया गया? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बजट की सॉफ्ट कॉपी। ध्यान रहे, भारत में कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष का जो केंद्रीय बजट था वो पेपर प्रिंट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह बजट पूरी तरह पेपरलेस था, यानी इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आम बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए। मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के समक्ष केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया था, और इस बार सांसदों को बजट की जो कॉपी दी गई वो सॉफ्ट कॉपी ही दी गई थी, हार्ड कॉपी नहीं। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रवासी भारतीय, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 में अप्रवासी भारतीयों को, एनआरआई को डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी गई है। दोस्तों, ये डबल टैक्स सिस्टम है क्या? ध्यान रहे, जो प्रवासी भारतीय हैं तो उन्हें भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर यानी टैक्स चुकाना होता है। इसके साथ ही साथ ये अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं उस देश को भी अपनी उसी अर्जित आय पर कर चुकाना होता है, यानी वहां भी उन्हें टैक्स देना होता है। अब ऐसे प्रावधान हो जाने पर इन प्रवासी भारतीयों को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से ये बच सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस वर्ष के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के द्वारा भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी, और यह ऐप 14 बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा भी प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, इस ऐप के द्वारा 14 केंद्रीय बजट जो अब तक पेश किए गए हैं वह देखने की सुविधा भी यह प्रदान करता है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट यानी 2021-22 में भारत में कहां पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए, लेह में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को जब संसद में अपना बजट पेश किया, उस वक्त केंद्रीय बजट 2021-22 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय, जी हां, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया था। इससे पहले लद्दाख चूंकि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, इसलिए वहां अपनी कोई विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी। केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए, 64,180 करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई नई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके और देश के सभी नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो राशि कितनी है ये याद रखिएगा, 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। केंद्र सरकार ने बीमा अर्थात इंश्योरेंस में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 74%। दोस्तों, इस साल के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई को यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इसका उद्देश्य है विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस वर्ष किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, भव्या लाल। भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले भव्या इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में कार्य कर चुकी हैं। भव्या के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है, इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम का हिस्सा उन्हें बनाया है। इस वर्ष किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? दोस्तों, ये देश है म्यांमार, ऑप्शन डी। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। दोस्तों, इससे पहले म्यांमार में 1962 में, जी हां, 1962 में तख्ता पलट किया गया था और इसके बाद 49 वर्षों तक लगातार वहां सेना का ही शासन रहा था। पिछले ही वर्ष यानी 2020 में 8 नवंबर को वहां आम चुनाव करवाए गए थे, किंतु व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी और ऐसा ही हुआ। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा, 1983 में इसकी स्थापना हुई है और इस संगठन का उद्देश्य है एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देना। दोस्तों, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसी के अंतर्गत एशियाई क्रिकेट काउंसिल भी कार्य करती है। ध्यान रहे कि जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ये बात इस वर्ष के आरंभ की है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवा सभा और भोजपुर जिले में स्थित है। ये दोनों ही जगह नेपाल में है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 3,561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इस परियोजना से उत्पादित बिजली का 21.9% नेपाल को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार शिवम सहकारी बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी थी और ना ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना। इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। याद रखिए, ये बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस वर्ष किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला लिया है? दोस्तों, ये है रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन बी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस वर्ष रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला लिया है। दोस्तों, 87 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट जो रणजी ट्रॉफी है, जो देश के अंदर खेले जाते हैं, उसका आयोजन नहीं हो सकेगा। इसका कारण बस एक ही है, कोरोना। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए, जी हां, एग्रीकल्चर के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16.5 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हां, 16.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है इस बार कृषि ऋण के लिए।
बजट में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी को बढ़ाने का फैसला लिया है। और पिछले वित्तीय वर्ष में ध्यान रखें, जो पिछला वित्तीय वर्ष 2020-21 का था, उसमें कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। यानी पिछले वर्ष से इस बार 1.5 लाख करोड़ रुपए अधिक रखे गए हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी के अंतिम रविवार को। विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को, जी हां, लास्ट संडे जो जनवरी महीने का होता है, उसी दिन विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता करना और इस रोग से पीड़ित लोगों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा कि 2021 के वर्ल्ड लेप्रोसी डे का विषय क्या है या थीम क्या है? तो यह है कुष्ठ रोग को हराना, कलंक मिटाना, मानसिक खुशहाली को बढ़ाना। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अर्थात सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, आर एस शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात एनएचए ने आर एस शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ध्यान रखें, आर एस शर्मा आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। यानी आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। तो याद रखिए, आर एस शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के पूर्व अध्यक्ष हैं और अब वे वर्तमान में आयुष्मान भारत के सीईओ बनाए गए हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के चुनाव में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अजय सिंह। अजय सिंह को फरवरी 2021 में हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में फिर से अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम, हरियाणा में करवाया गया था। दोस्तों, यह चुनाव पिछले ही वर्ष सितंबर में कराया जाना था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे 2 बार स्थगित किया गया और फिर इस वर्ष फरवरी में इसका चुनाव करवाया गया। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की विश्व रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 53वें स्थान पर। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। जी हां, 53rd रैंकिंग है 2020 के अनुसार भारत का। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। ध्यान रहे कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 कारण बताए हैं। पहला, कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों को पीछे किया गया और दूसरा, नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई की गई। इन 2 कारणों से भारत 2 स्थान फिसल गया है 2020 में। भारत को जहां 2019 में 6.9 अंक मिले थे, वहीं 2020 में भारत को 6.61 अंक दिए गए हैं और इस प्रकार भारत को 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान प्रदान किया गया है। इस वर्ष किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा आरंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। इस वर्ष ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा आरंभ किया है। दोस्तों, यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। यह कानून क्या है? तो इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य जो चीन ने हांगकांग में लागू करने का निश्चय किया है, उसके अनुसार भविष्य में हांगकांग में 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना। ये 2 उद्देश्य हैं चीन के द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का। तो ये ध्यान रखें, इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने हांगकांग के निवासियों के लिए एक विशेष वीजा का प्रावधान किया है।
दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। साथ ही ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में।